नमस्कार। हर हर महादेव, जय माता जी। एक बार फिर उपस्थित हूँ मैं अर्चना तिवारी। माय चैनल नेम या मेरा चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में फिर से आप लोगों का स्वागत है एक नए ज्ञान के साथ। आज फिर से उपस्थित हूँ। आज का वीडियो बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है और इसमें ये समझिए कि हम सब जो देख रहा है वो भी और मैं भी एक साथ डिस्कस करने वाले हैं कि बात की तह तक पहुँचेंगे, जड़ तक पहुँचेंगे तो इन बातों का विशेष ध्यान दें। और सबसे आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें। इसलिए ना स्किप करके देखें क्योंकि ये चीज़ें हम सब से जुड़ी हैं, सामाजिक चीज़ें हैं। आज भारतवर्ष में लगभग हर 1-2 घर की ये कहानी है। कहानी क्यों हो रही है, इसको समाप्त किया जाए और अपने-अपने परिवार को अगर बचा लिया जाए तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होगी। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। आपने सुना होगा। तो इसीलिए घर का मालिक मुखिया होता है और मुखिया में कौन-कौन मुखिया होता है, किसका क्या फ़र्ज़ बनता है, घर में लड़ाई झगड़े क्लेश क्यों होते हैं, किसके कारण होते हैं, आज सिर्फ़ 2 बातें जानेंगे बेहद इम्पोर्टेंट। पहली बात तो विशेष है और दूसरी बात उससे भी बढ़ के विशेष है। तो इसीलिए आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, स्किप करके बिल्कुल ना देखें क्योंकि ये जानकारी सबके लिए बहुत ज़रूरी है और यही एक ऐसी जानकारी है कि जो आपके मेहनत को और आपके सपने को, आपके अपनों को, आपके रिश्तेदारों को बचा सकती है। क्योंकि आग लगने के बाद तो कुछ बच भी जाता है अगर गलती से, तो ज़हर घुलने के बाद तो कुछ नहीं बचता है। तो चलिए इस बात को जानते हैं कि कहाँ से कहानी शुरू होती है। बात की बिल्कुल जड़ तक जाएँगे और सबसे पहला बात ये है कि इस जड़ तक पहुँचने के लिए आप लोगों का भी साथ ज़रूरी है, तो चैनल को लाइक कर लें। वीडियो को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें क्योंकि ये हर वीडियो जो आप एक-दूसरे से अपने घर परिवार में भी बातें नहीं कर पाते हैं, नहीं खुल के कह पाते हैं, चाहे रिश्तेदारों से, तो ये वीडियो शेयर करके अपनी बातों को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। इस बात का विशेष ध्यान दिया गया है कि इस वीडियो के माध्यम से किसी को ठेस नहीं पहुँचेगा, किसी की पर्सनल मैटर में ये वीडियो नहीं है, लेकिन ये हर घर की ज़रूरत का वीडियो ज़रूर है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगेगा, तो कृपया करके चैनल को पहले ही लाइक कर लें, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो देखने के बाद भूल जाते हैं। तो चलिए और कमेंट में ये ज़रूर बताएँ कि क्या मैंने सही कहा या ये सही है या गलत है। आपको वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताएँ। तो चलिए सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि ऐसे परिवार में 2 चीज़ें क्या होती हैं कि जिसके कारण लड़ाइयाँ, झगड़े, क्लेश, एक-दूसरे का दोषारोपण होना, धन का हानि होना, बल का हानि होना, धार्मिकता का हानि होना, मानवता का हनन होना शुरू होता है। तो सबसे पहले 2 वजह क्या हैं? पहला सास-बहू की लड़ाई और दूसरा दूसरा सबसे बड़ी लड़ाई ये है भाई-भाई में बेईमानी, चाहे बाप-बेटे में बेईमानी। तो बाप-बेटे में भी अगर बेईमानी होती है, तो भाई-भाई में होती है, तभी होती है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना बिल्कुल ना भूलें। पहली कड़ी यहाँ से शुरू होती है कि दोनों में एग्ज़ाम्पल के साथ मैं बताना चाहूँगी और यही ऐसा मुद्दा है कि जिससे उम्मीद है कि आपको ये सच बातें कोई नहीं बताएगा और ये बातें खुलकर कोई नहीं किसी से कह पाता है। और यही चीज़ है कि लास्ट में एक-दूसरे को समझते-समझते ये होता है कि हमने तो एक-दूसरे को समझ ही नहीं पाया और तीसरा इसका फ़ायदा उठा लिया। तो इसीलिए सबसे पहले जानते हैं कि सास-बहू की लड़ाई। जब बहू घर में नई-नई आती है तो सास बहुत दिनों का उम्मीद पाल कर रखी रहती है कि बहू आएगी तो मैं काम करना छोड़ दूँगी, बहू आएगी मैं बर्तन धुलना छोड़ दूँगी, बहू आएगी मैं भोजन बनाना छोड़ दूँगी, बहू आएगी तो मैं घर की साफ-सफाई छोड़ दूँगी। ये सारे सपने सास जब बेटा बड़ा हो जाता है, शादी की बात चलने लगती है तब इन सब बातों में सास एक सपने सजाती हैं और इन सपनों के पीछे वो सपनों का ढेर यानी कागज़ का महल तैयार होता है
और उसके बाद बहू आती है। बहू आती है तो बचपन से बहू के अंदर ये रहता है और उसको सिखाया गया रहता है उसके संस्कारों में कि तुम एक बेटी हो, किसी की इज़्ज़त हो, किसी की बहन हो। ऐसा नहीं होगा तो शादियाँ नहीं होंगी, मान-सम्मान नहीं होगा, हमारी बदनामी होगी। इसके कारण बेटियों को दबाया गया रहता है। संस्कारों में खुलकर बेटियाँ अपने हिसाब से चाहे जिस फैमिली की हो, फर्स्ट फैमिली हो, मिडिल फैमिली हो, लेकिन ये बातें लगभग सबके घर ही होती हैं। जिसके अगर पिता नहीं है, भाई नहीं है, तो वही खुलकर किसी नई एक्ट्रेस की तरह जी सकती है, वरना कोई ऐसा नहीं होता। तो इसमें दबाया जाता है, तो वो एक सपने के साथ आती है कि चलो यहाँ तो मेरे साथ ऐसा था, वहाँ जाने के बाद सब कुछ ठीक होगा। सब कुछ ठीक करने के चक्कर में वो आती है, अपने घर को अपनी तरह मानती है, जो सास अपने सजाई रहती है, उसी के हिसाब से घर को सजाना, संवराना, साफ-सफाई करना, भोजन बनाना, एक-दूसरे के कपड़े धुलना, इस्त्री करना, उसको सही जगह से चीज़ों को सेट करके रखना कंफर्टेबल। उसके बाद सबकी सेवा करना, सबके हिसाब से भोजन का टेस्ट देना, भोजन बनाना, ये सारे काम बहू करती है। तब बहू बहू होती है और तब बहू अच्छी लगती है, तब बहू के मायके वाले अच्छे लगते हैं। जब बहू के घर से कोई चीज़ आती है तो कहा जाता है कि मत दिया करिए हमारे घर, ये है, वो है, ऐसे है। और जब वही बहू को ज़रूरत पड़ने लगती है धीरे-धीरे कि बच्चे होंगे, तो प्रेगनेंसी में अनेक हार्मोन्स चेंज होने के कारण बहुओं को ज़रूरत पड़ती है। तो उसमें वही बहू शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से हार्मोन्स की कमी होने के कारण, खान-पान की कमी होने के कारण अचलस्त होती है, अपने शरीर से परेशान होती है कि क्योंकि जिस बॉडी में फुल एनर्जी नहीं जाएगी, आयरन और कैल्शियम की मात्रा कम होगी, वहाँ हर विटामिन और प्रोटीन कम होने लगते हैं। तो इसके कारण वो खुद को शारीरिक रूप से कमज़ोर पाने लगती है। तो जहाँ उसके कुछ दिन बीते मायके वाले छूटे होते हैं और कुछ दिन मिले ससुराल वाले मिले होते हैं और समझता कोई नहीं है उसको। जब कोई नहीं समझता है तो उसके अंदर एक गुरूर होता है, एक गुस्सा होता है, कुछ दिनों तक वो अपने आप पर उतारती है, भूख नहीं लगता है, खाती नहीं है समय से, एक बार-बार काम करती रहती है। तो एक अच्छी बहू का ये पहचान है कि वो खाए ना, किसी से बात ना करे तो भी काम करे। अगर ऐसा नहीं करती है तो बहू में गलती है, लेकिन अगर ऐसा करती है तो फिर भी उस बहू के साथ अगर हर बात पे रोक-टोक, उसको देखकर पीछे बात करना, टोन मारना, घर के सभी सदस्यों को एक छोटी-सी भी गलती होने और नहीं होने पर एकत्रित होकर, एकता बनाकर उसके मायके वालों को, उसके पिता को उल्टा-सीधा बोलना या उसको बोलना या दूसरे का उदाहरण दे के उसको बुरा बनाना, उसके विचारों को बुरा बनाना, उसके काम को गलत ठहराना, इस तरह से बहू के अंदर धीरे-धीरे करके सास ज़हर घोलती है। क्योंकि शादी के पहले ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं होती, शादी के बाद ही होती है, तो वो भी टूट-सी जाती है। जब उसको ये पता चलता है कि ना तो उसका ससुराल है, ना मायका है, फिर वो पति से उम्मीद करती है। जब पति भी उसकी तरफ से नहीं उसको समझने वाला होता है, अगर अपने घर वालों का हो सकता है कि पति प्यार करने वाला हो, लेकिन फिर भी घर वालों के दबाव से उसका साथ अगर नहीं देता है, उसके साथ भी नहीं रहता है, उससे बातें भी नहीं करता है, उल्टा-सीधा सबके लिए उस सबके हिस्से का उसको सुनाता है, तो वो अंदर से ही नहीं, बाहर से ही नहीं, मानसिक रूप से भी टूट जाती है। तो ऐसी बहू जब टूट जाती है, धीरे-धीरे उसकी ज़रूरतें बढ़ने लगती हैं, बाल-बच्चे आगे बढ़ते हैं, फिर वो सारे काम बच्चों का अलग करती है और बच्चों का भी सब कुछ देखने के बाद ये कहा जाता है कि तुम्हारा बच्चा है, तुम सँभालो। तो जब वो खुद को सँभालती है, बच्चे को सँभालती है और अकेले रहने की हिम्मत धीरे-धीरे आगे करके जुटा लेती है, तब वो सोचती है कि अब मुझे ये आदत लग गई है और मैं तुम लोगों को समझ ली हूँ, तो अब हम करने वाले हैं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये सोच लेती है कि सिर्फ़ अगर ये बच्चा ही मेरा है, मैं हूँ, तो सिर्फ़ मैं अपने लिए और बच्चे के लिए ही करूँगी, किसी के लिए नहीं करूँगी। तो जब वो किसी के लिए कुछ नहीं करती है, तो सास अनेक ताने देती है, अनेक बातें बनाती है, ज़रूरतों पे अगर कोई काम करती भी है, तो ढंग से उनके उस बहू के हिसाब से नहीं करती है। अपनी चीज़ें सारी सेट करके माँगेगी, अपना कोई भी काम होगा तो ये बोलेंगी हम ऐसे करें, वैसे करें और वहीं बहू से नहीं वो चीज़ें हो पाती हैं। तो जब बहू से नहीं हो पाती है और बहू को सारी बातें क्योंकि प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है, गिरा हुआ आदमी अपनी तकलीफ़ें भूल सकता है, बहुत बड़ी तकलीफ़ें दुनिया में कोई ऐसा नहीं है कि जिसको तकलीफ़ ना हो। किसी चीज़ की ज़रूरत हो और तुरंत मिल जाए, बहुत ऐसी चीज़ें हैं कि जो ना पैसे से खरीदी जा सकती हैं, ना किसी के द्वारा उपहार में दिया जा सकता है।
तो इन सारी चीज़ों को, तकलीफ़ें तब बड़ी नहीं लगती हैं। उदाहरण समझेंगे कि तकलीफ़ें तब बड़ी नहीं लगती हैं कि जब तकलीफ़ होती है। जब उन तकलीफ़ों में कोई ढोंग करता है कि हम तुम्हारे साथ हैं और साथ होकर भी साथ नहीं होता है, दिखावे में जीता है, तो तकलीफ़ें और दोगुनी हो जाती हैं और बड़ी हो जाती हैं। तो इन तकलीफ़ों से जो स्त्री गुज़रेगी और एक नई उम्र में एक ज़रूरत पर ना उसके साथ उसके माँ-बाप आके रह पाते हैं, ना कोई रह पाता है, क्योंकि अगर वो भी होते तो विदा ना करते, अगर जहाँ रहना है वो अपना होता तो अकेले छोड़ता नहीं। तो उस घर में महाभारत होना निश्चित है। इसलिए निश्चित है क्योंकि अगर उस घर का मुखिया खराब है, क्योंकि सास भी घर का मेन मुखिया होती है, जिसके घर की औरतें ज़िम्मेदार होती हैं, समझदार होती हैं, विचारवान होती हैं, उसके घर में कभी बँटवारा नहीं होता है, इतिहास कहता है। उसके घर में कभी क्लेश नहीं होता, उसके घर में कभी लड़ाइयाँ नहीं होती हैं। जिसके घर में धर्म बढ़ता है, पुण्य बढ़ता है, अमावस्या, पूर्णिमा के दिन पूजा की जाती है, शास्त्रों के हिसाब से, विधि-विधान से एक-दूसरे को समझना, एक-दूसरे की इज़्ज़त करना, जिसके घर किया जाता है। जिसके घर गाय-कुत्तों को रोटी-भोजन दिया जाता है, गरीब उसके घर से भूखे नहीं जाते हैं। जिसके घर में गाय-कुत्ते भी खाते हैं, ज़रूरत पड़ने पर कोई भूखा-दूखा भी आ जाए, वो खाता है। तो निश्चित है, शास्त्र कहता है गीता सार के अनुसार, चाणक्य नीतियों के अनुसार भी, कि वो व्यक्ति कभी जीवन में कंगाल हो ही नहीं सकता, उसका परिवार कभी टूट ही नहीं सकता। तो जिसके घर में ये चीज़ें हैं, उसी के घर महाभारत निश्चित होता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि महाभारत में भीष्म पितामह उम्र के ज़्यादा थे, लेकिन फिर भी सिर्फ़ उनके एक कड़े फैसले के न होने के कारण महाभारत का युद्ध हुआ। अगर उन्होंने सही तरीके से, सही समय पर बँटवारा किया होता और सही समय पर सही गलत होने पर रोक-टोक लगाई होती, तो शायद महाभारत ना होता। वैसे विधि का विधान कोई बदल नहीं सकता है, लेकिन ज़रूर ये कहा जाता है कि कर्म बड़ा होता है फल से। अगर कर्म किया जाए तो फल निश्चित होता है आना। तो उसी तरह अगर ये चीज़ें हैं तो निश्चित है कि फल आएगा। उस पे सास फिर धीरे-धीरे बदलती है, जब उसकी हुक्म सास के ऊपर चढ़ती है तो वो कहती है, हम तुमको ये नहीं देंगे, वो नहीं देंगे, घर हमारा है, हमारे घर से निकल जाओ। अनेक समस्याएँ आने लगती है, तुम्हारा पति ऐसा है, तुम्हारे बच्चे ऐसे हैं, फिर धीरे-धीरे उसको किनारे किया जाता है। तो जब जिसके घर में ऐसा कट्टरता होता है, तो वहाँ कोई, अब जब ज़रूरत पड़ती है, तब वही सास-ससुर, घर के परिवार कोई भी हो, सोचते हैं कि हमारी ज़रूरत में हमारे साथ रहे, हमारी बेटी बनकर हमारा सेवा करे। लेकिन जब उसी बेटी को एक माँ-बाप की ज़रूरत थी, तो आप एक सास-ससुर भी नहीं बन पाए, तो किस उम्मीद से आप उम्मीद कर सकते हैं कि वो आपके साथ अच्छा करेगी? लेकिन फिर भी आपके गिरने में अगर वो बहू अच्छा करती है, तो 100 में 100% गलती आपकी है कि आप अपनी गलतियों को सुधारें। अपने परिवार को बचाने के लिए कहा जाता है कि गलत न रहते हुए भी अगर पूरा परिवार सुखी है, तो कुछ चीज़ों को, कुछ ज़िद्दों को छोड़ दिया जाता है। तो जब आप गलत हैं, तो आप अपनी ज़िद को छोड़कर, छोटा हो कोई बड़ा हो, समझा कर अगर बैठा कर करेंगे, लास्ट में भी बेटे और बहू को उम्मीद होता है कि एक बार आप कह दीजिए कि जो भूल हुई हम दोनों माफ़ करते हैं, हमारे साथ रहो, हमारे बच्चे हो तुम। तो ऐसा नहीं है कि कोई बेटा और बेटी बदल जाए, क्योंकि आप भी किसी दिन बहू और बेटी अपने परिवार की रही हैं, तो आपको भी ये पता होना चाहिए इस वीडियो के माध्यम से कि आप जिस तकलीफ़ को, जिस दर्द को, जिस समस्या को झेल चुकी हैं, वो अपने बच्चों तक ना जाने दें और जो महसूस की हैं बस उसी को आप पूरा करें। तो आपकी ज़िंदगी गृहस्थ जो आश्रम है या गृहस्थ जीवन है, भरपूर सुखों से भरा होगा। चाहे आप नमक रोटी खाते हों, चाहे घी अचार खाते हों। बड़े से बड़े परिवार में एक सबसे बड़ा मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि बँटवारा। अगर एक भाई दूसरे भाई से चालाकी करता है, तो सिर्फ़ ये कमी बाप की होती है। अगर माँ-बाप ऐसा ना करें, एक समान बच्चों को सिखाएँ, एक समान रहना, एक समान लेना, एक समान चीज़ें समझाना, एक समान एक जगह स्थान पे सबको आना-जाना, तो कभी ये क्लेश नहीं होगा। अगर भाई-भाई से मिल के रहे सारी चीज़ों का, क्योंकि कभी कोई लेकर किसी का बड़ा नहीं हुआ है। कहते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं होता और जो दगा करता है वो एक बार किसी को सगा बनाकर देख ले, उसके साथ भी वही होगा और जिसने किया दगा उसका जाकर कोई घर देख ले। तो इसलिए शास्त्र भी कहता है कि गरुड़ पुराण भी कहता है कि 10 साल से ज़्यादा
किसी से भी आप बेईमानी करके आगे खुद को नहीं बढ़ा सकते हैं। जिस संपत्ति को आप अपने भाई से बेईमानी करके अपने सुख के लिए, अपने बच्चों के लिए आप भविष्य बनाना जानते हैं, अमीर होना चाहते हैं, वही संपत्ति एक दिन आपके परेशानी का, आपके पतन का कारण बनेगी। क्योंकि जिस संपत्ति को आप छीनते हैं, उसी संपत्ति में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं, क्लेश होते हैं। आप जब खुद ही सही नहीं होते हैं, सही तरीके से धन को पैदा नहीं करते हैं, तो आप उम्मीद भी नहीं कर सकते हैं कि वो सही जगह जाएगा, सही सदुपयोग होगा। क्योंकि ईमानदारी का 1 रुपए भारी होता है और कि कहीं आ जाइए या बेईमानी का 100, 150, 200, 400 रुपए भी हल्का होता है। इसीलिए मेहनत में वो हर कर्म है, वो हर रंग है, वो हर रूप है, वो हर चरित्र व्यवहार है कि जो आपको सही मार्ग पर ले जाएगी। गलती से भी आपसे छोटी गलती अगर हो गई, तो भी वो आपको सही मार्गदर्शन देगी। लेकिन अगर आपने गलत किया है, बेईमानी की है, किसी से झूठ बोला है या गलत तरीके से किसी की संपत्ति ली है, अगर बँटवारे में सही बँटवारा आपने नहीं किया है, क्योंकि आप ये भी होता है कि एक भाई ज़्यादा बुद्धिमान और एक कम बुद्धिमान होता है। एक समझदार सीधा होता है और एक ज़्यादा तेज़ और करुणा क्रोध वाला होता है। वो किसी न किसी तरीके से आक्रमण करके या अपनी सत्ता का उसको धौंस दे के कर सकता है, क्योंकि माँ-बाप जिसके साथ होते हैं उसकी लाठी और उसका भैंस होता है। तो ये करके आगे तो बढ़ सकता है, लेकिन सिर्फ़ कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये हमेशा शास्त्र कहता है कि 4 दिन की चाँदनी और फिर अंधेरी रात होती है। क्योंकि जब तक आपका पुण्य पिछले जन्मों का और इस जन्मों का है, तब तक आप सुखी जीवन यापन कर रहे हैं। अगर सुख आ रहा है, तो ये समझ लीजिए कि दुःख का दिन आना निश्चित है और आपकी तबाही निश्चित है। क्योंकि जब ये ख़त्म होगा और पाप का पाप से मिलन होगा, तो आपका नाश होना तय है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मेरा संदेश यही है, शास्त्र का संदेश यही है कि आप अगर ऐसा करते हो, तो बिल्कुल ईमानदारी से जीना शुरू करिए, क्योंकि आपके बच्चे सही रास्ते नहीं पकड़ेंगे। आपने देखा होगा कि कुछ नौकरियाँ भी ऐसी हैं कि जो झूठ और डोनेशन लेके किया जाता है और अपनी संपत्ति बनाई जाती है। उसमें अक्सर करके 4 बच्चे, 2 बच्चों में 1 विकलांग पैदा होता है, एक अंधा कोढ़ी होगा, एक पागल होगा, घर में लड़ाई क्लेश करेगा, दूसरे के बच्चों को पेट में लात मार के अगर कोई अपने परिवार का भरण-पोषण भी करता है, तो भी उसके साथ यही होता है, शास्त्र का नियम है। तो इसलिए चाहिए कि आप अपनी बहू को अपनी बेटी मानें, अपने घर को आगे बचाने के लिए हमेशा सही फैसला करें, उसको समझें। घर का कोई सदस्य अगर इस वीडियो को देख रहा हो, तो इन बातों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर ये कष्ट कुछ दिन का होता है, निकल जाता है, तो वही बहू आपकी बेटी बन जाती है। तो बीच में आप उसकी मदद करें, ऐसा किसी के साथ है तो आगे बढ़ने की प्रक्रिया बनाए रखें। प्रेम हमेशा बाँट कर बढ़ने से बढ़ता है। प्रेम जहाँ होता है वहाँ धन संपदा आती है और जहाँ लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं वहाँ दरिद्रपना आना निश्चित हो जाता है। अगर कोई भाई अपने भाई के साथ प्रेम रहता है, तो एकता में सबसे ज़्यादा बल होता है और उसको कोई नहीं तोड़ पाता। इसीलिए अगर अच्छा लगा हो ये ज्ञान, तो मेरी वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट में ज़रूर बताएँ कैसा लगता है आपको।